नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 272 पूर्व नौकरशाहों और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और पूर्व जजों ने मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। इस पत्र में कई सवाल खड़े किए गए। इस पर अब सियासी बवाल मच गया है जब कांग्रेस की ओर से सभी को सभी छिछोरा शब्द कह दिया गया। 272 लोगों ने पत्र में राहुल गांधी की कई टिप्पणियों और बयानों पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के बयानों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला करार दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों को छिछोरा शब्द कह दिया। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इतना तीखा हमलावर क्यों हो गई? क्या इतने मान्य और गणमान्य लोगों को छिछोरा कहना सही है? कांग्रेस ने छिछोरे वाली तीखी भाषा क्यों चुनी? यह चिट्ठी लोकतंत्र की चिंता की थी या इसके पीछे कोई और मंशा थी या फिर कोई सियासी एजेंडा? आज महासंग्राम में इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ हम बात करेंगे कि यह चिट्ठी चाल है या फिर छिछोरे पर बवाल है। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। दो 272 पूर्व नौकरशाह, जजों और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने एक चिट्ठी के जरिए सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला तो बवाल मच गया। पत्र लिखने वालों ने राहुल गांधी के बयानों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला बताया और कहा कि बड़े नेताओं को जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस चिट्ठी को सीरियसली लेने से इनकार कर दिया। पार्टी ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और इतना तक कह दिया कि ये लोग कौन है? छिछोरे हैं, भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। ये हैं योगेश गुप्ता। जब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिख रहे होते तो लड़कियों की तस्वीरों पर छिछोरे कमेंट लिख रहे होते हैं। ये हैं आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के IAS थे। साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। माइनिंग पट्टेदार बीजेपी ज्वाइन कर ली। रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली, कभी किसी इंटेलिजेंस फेलियर पर इन इंटेलिजेंट साहब का मुंह नहीं खोला। इनका क्या? इन सभी 272 प्रतिष्ठित लोगों ने आज तक किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल। दरअसल 272 पूर्व नौकरशाहों और जजों ने मिलकर राहुल गांधी को पत्र लिखा, उनके बयानों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। तो अब कांग्रेस ने इनमें से कईयों की पोल खोलने का दावा किया है। कांग्रेस के दावे आपको दिखाएंगे, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया वो वाकई हैरानी भरे हैं। कांग्रेस के कई ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इन लोगों पर हमले किए गए हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बताने के दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने 272 पूर्व नौकरशाहों और जजों को छिछोरा करार दे दिया। कांग्रेस का दावा है कि इनमें से कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। कुछ के बीजेपी के सदस्य होने का दावा किया है। देखा आपने कैसे कांग्रेस ने बाकायदा वीडियो पोस्ट किए और लिखा 272 एमिनेंट छिछोरों से मिलवाते हैं। कांग्रेस ने लिखा वोट चोर बीजेपी को छिछोरों का सहारा है। बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी है। हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम जमहूरियत क्या होगा? अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू किया। 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने छिछोरे शब्द का इस्तेमाल किया क्यों? कोई और शब्द उसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रिटायर्ड अधिकारी जजों ने किसी नेता के बयान को लेकर चिट्ठी लिखकर बहस छेड़ दी हो। पहले भी कई समूह, सरकार और विपक्ष दोनों को ऐसे लेटर्स जारी करते रहे हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बार राहुल के लिए लिखी गई चिट्ठी का ऐसा जवाब आएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। राहुल गांधी को लेकर लिखी चिट्ठी को लेकर यह विवाद और कितना बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये हैं योगेश गुप्ता। जब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिख रहे होते तो लड़कियों की तस्वीरों पर छिछोरे कमेंट लिख रहे होते हैं। ये हैं आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के IAS थे।
साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। माइनिंग पट्टेदार बीजेपी ज्वाइन। बड़ा हास्यास्पद भी है लेकिन बड़ा गंभीर भी है। उसके बीच में जो शब्द चुना गया, वाकई उसके पीछे की क्या राजनीति है कांग्रेस बता सकती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि असल में इन लोगों को चुना गया है चिट्ठी लिखवाने के लिए। इस बीच में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी और 272 लोगों पर कैसे तंज कसा है, जरा वो भी सुन लीजिए। लिखा गया है उसमें कौन उल्टे सीधे कमेंट करता था, कौन किस बैकग्राउंड से था, उनका सबका कच्चा चिट्ठा इकट्ठा कर कर ही ऐसे लिखा है, कोई हवा में नहीं लिख दिया गया है। और अगर ये लिखना इतना आपको कष्ट दे रहा है तो अभी दूसरी चिट्ठी अगर लोगों ने लिख दी तो क्या इस्तीफा दे देंगे सब? आप बताओ, इस्तीफा दे देंगे क्या? इतना नैतिकता आपके अंदर है? इतनी नैतिकता अगर हो तो सब लोग चिट्ठी लिख देंगे। पिछली बार भी लिखी थी, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। देखिए, चुनाव आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है और देश के ब्यूरोक्रेट वो जानते हैं चुनाव आयोग के क्या मापदंड है, क्या काम करना है। अपनी लक्ष्मण रेखा कभी चुनाव आयोग पार नहीं करता। जब देश के ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को लगा कि चुनाव आयोग को कटघरे में किया जा रहा है तो लगभग 250-300 IAS IPS लोगों ने एक पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। ये जवाब दिया है अपोजिशन पार्टी का जो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उसको कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को बचाने के लिए, वो चुनाव आयोग को बचाने के लिए बीजेपी ने इन ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स उनको नमूना बताया कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस तो सभी को नमूना बताती है और कांग्रेस से बड़ा कोई नमूना इस देश में है ही नहीं। अगर ब्यूरोक्रेट ने, वो ही सब सारे IAS हैं, जज हैं, अगर इन लोगों का विवेक काम कर रहा है, आप उनके विवेक को पार्टियों में तोड़ रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए इन्हें, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं और उनको बताइए कि आप चुनाव आयोग को क्यों बचा रहे हैं, तो वो आपको जवाब देंगे। कांग्रेस का काम तो रह गया हर कमी को उठाना, और चुनाव आयोग क्योंकि निष्पक्षता से काम करता है, कांग्रेस की जो है पिछले 10 सालों में 100 सीटें भी नहीं आई, ये उस बात का परिणाम है। बड़ा तो राजनीति में ऐसे दौर आते और जाते रहते हैं, लेकिन कई बार मामला बड़ा तल्ख हो जाता है। अभी फिलहाल 272 लोगों को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो तल्खी वाले शब्द है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लोग कौन है, जरा इसको भी समझ लीजिए, इनको भी पूछ लीजिए और इनके बारे में ज्यादा और लोगों को जानकारी दे दीजिए। हमारे साथ दीपक सिंघल साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न कांग्रेस खड़े कर रही थी उस पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे आप ना घेरें, ये ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस तो और पलटवार हो गई। वो आप लोगों के नाम के साथ कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही है, सुन लिया आपने, समझ लिया, और क्यों ऐसा कर रही है? देखिए अतुल जी, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, किसी संवैधानिक संस्था पे अटैक करना, बिना किसी दायित्व के अटैक करना। देश में 3-4 संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर उस पर अटैक करते हैं तो ये वो लोग वही कर सकते हैं जिनको गवर्नेंस सिर्फ ट्विटर और फेसबुक से करनी आती है। अगर वो उसका एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है और बिना जाने पे उस पर अटैक करते हुए अगर कोई करेगा, और उस पर रिएक्शन यही तो दिया, ये अटैक करना गलत है, कृपया पुनर्विचार करें इस तरह के अटैक करने पे। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर, मैंने जैसे आज ही मेरे नोटिस में आया कोई इस तरह के आरोप गढ़ दिए, जैसे अमर सिंह जी का कोई कुछ और आरोप गढ़ दिए। तो अगर हम सुनना ही चाहते हैं, जैसे अमर सिंह जी के कहा कि अमर सिंह जी के नजदीक थे हम, मान लीजिए किसी जमाने में, तो अब ऐसे ये संस्कृति क्या है? जिन लोगों ने आरोप लगाया, मुझे उम्मीद है कि शायद उन्होंने अपने आका श्री राहुल गांधी जी से पूछ लिया वो ये सब करने से पहले, क्या वो ऐसा बोलने के लिए अधिकृत हैं? जो आदमी दुनिया में आज है ही नहीं, ना माननीय अमर सिंह जी हैं, ना माननीय मनमोहन सिंह जी हैं। तो मेरे ख्याल से इस बयान देने से पहले दोनों की कॉन्फ्रेंस कराएं वहां पे स्वर्ग में बैठ के, और ये मालूम करें कि न्यूक्लियर डील में क्या हुआ। तो अगर न्यूक्लियर डील में कांग्रेस ने अमर सिंह जी का सहयोग के पूरी सरकारी बचा दी, तो छोटी सी बात कहने पे अमर सिंह जी पे आरोप लगाना, तो शायद ये तो अपनी सोनिया गांधी जी को खुद ही हिट कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। उनको शायद पता ही नहीं बैकग्राउंड ऑफ इतिहास क्या है। ये सब चीजें जो है बड़ी अजीब सी चीज लगती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर नौकरशाहों का तब हम लोगों ने सभी गवर्नमेंट्स में काम किया है, हमने कांग्रेस में भी, भारत सरकार में काम किया। अगर मुंह खोल दिया तो बड़ी कठिनाई आ जाएगी पवन खेड़ा जी को सुनने में। कुछ है तो बेहतर है कि
अतुल जी कुछ कह रहे हैं आप? कुछ है ऐसा? बहुत कुछ है, ये फोरम नहीं है बताने के लिए। निश्चित रूप से आमने सामने भी खेड़ा साहब बैठ जाएं, लिस्टें रख दूंगा। अगर वो किसी पे जो आरोप हम पे लगाते हैं, किसी तरह का किसी और नौकरशाह पे लगाते हैं, तो पर्सनल आरोप लगाने से पहले हमेशा उससे पूछना चाहिए, भैया आपको इस बारे में कुछ कहना है? हमने किसी दबाव में इस चिट्ठी पे नहीं दस्तखत किया है। कोई संवैधानिक व्यवस्था देश में भंग हो रही है। हम लोग सनातन पे पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो काम किए हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंग हुई नहीं, ना मैं बीजेपी का पार्ट हूँ, ना कांग्रेस का पार्ट हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार सिविल सर्वेंट तो हूँ जिसने देश के सर्वोच्च पदों पे काम किया, भारत सरकार और केंद्र में। कांग्रेस में भी किया, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। लेकिन ये जो नई संस्कृति कांग्रेस में पैदा हो रही है, वो समझते हैं कि अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा के इस प्रकार से उनका मुंह बंद कर देंगे। ये तो गलत बात है। इस तरह के अटैक को पॉलिटिकल कर सकते हैं। शायद इसी वजह से कांग्रेस का जो हश्र हो रहा है, ये सब इसी तरह के प्रवक्ताओं की वजह से हो रहा है, अनाप शनाप बातें करने से। ये बात ही बड़ी अजीब सी बात है जो कहने की बात उन्होंने कही। अच्छा दीपक जी, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे सवाल हैं 272 लोगों को लेकर, लेकिन जब उसमें स्पेशली आपका नाम आता है तो आप पर खासतौर से एक और अटैक किया गया जो कि पर्सनल हो जाता है, जिसका थोड़ा सा आपने जिक्र किया, अमर सिंह को लेकर, रिवर फ्रंट को लेकर, घोटाले को लेकर। अमर सिंह वाला क्या है जिसको आप संकेत में कुछ कह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये फोरम नहीं है बताना चाहिए और समझना चाहिए आरोप लगाने वालों को किस दौर की बात कर रहे हैं? देखिए, उनका ये कहना है कि हमने अमर सिंह जी के साथ काम किया है। मैंने अमर सिंह जी के साथ क्या काम किया है? उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था यूपी का, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे, इसके मुख्यमंत्री थे। सोनिया जी ने हमसे खुद इंटरेस्ट वो कहा कि रायबरेली में 24 घंटे बत्ती कर दो। हमारे चीफ मिनिस्टर हमसे बहुत नाराज भी हुए, तो हमने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व के जो लोग होते हैं उनको 24 घंटे में रायबरेली में तब भी लाइट दी। तो श्री खेरा साहब सोनिया गांधी जी से पूछे ना, तो हमने सोनिया गांधी जी के साथ भी काम किया था। क्या हम सोनिया गांधी जी के अगर 24 घंटे बत्ती दी, इसका मतलब सोनिया गांधी जी के हम निकट हो गए? अरे हम अपना संवैधानिक काम करते हैं। तो इन लोगों को जो आरोप लगाते हैं, इनको ना स्टेट की गवर्नेंस के पता है, ना सेंटर की कुछ पता है। ये ब्लू वाइट टाइप के लोग हैं, सिर्फ टीवी चैनल से बैठ के बात करते हैं, इनको आइडिया लाइफ का कुछ है नहीं। बैठ के अलग से बात कर लेने, सारे उनके सामने कर देंगे। जितनी गॉम मीटिंग्स जो गवर्नेंस की कांग्रेस लास्ट गवर्नमेंट की हैं, इसमें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी खुद ही दुखी रहते थे किस तरह गवर्नेंस हो रही है। तो गॉम मीटिंग्स अगर 10-20 निकाल के देख लें खेरा साहब, तो शायद खुद ही उन्हें समझ में आ जाएगा क्या किस पे आरोप लगाना सही है और किस पे आरोप झांकना सही है। तो अमर सिंह जी के लिए मैं कह रहा हूँ, आज वो विशेषकर ये संस्कृति जो अपनी दुनिया में नहीं है, जो अपने को डिफेंड नहीं कर सकता है, उस पर ऐसा आरोप लगाना ये अच्छी संस्कृति नहीं होती किसी प्रकार की। मेरे ख्याल से बहुत ही जैसे मैं कहूंगा जो भाषा प्रयोग की गई है, तो मैं तो हमारी संस्कृति में तो ऐसी भाषा कभी, सनातन संस्कृति में तो ऐसी नहीं बोली जाती। आ सकता है ये खेरा साहब को विदेशी संस्कृति के आदमी हो तो वहां इस तरह की बातें करते हैं, यहाँ तो इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं होता। अच्छा, क्या बौखलाहट है क्या ये कांग्रेस की? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है, कभी उन्होंने कोई सेवा चुनाव आयोग में नहीं दी। हमने तो चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, इसको लेकर मुद्दा बनाया, आप लोग हमें ही घेरने लगे। देखिए, हम लोगों ने क्यों नहीं चुनाव कराए? हमने आज मैं 10 साल यूपी में कलेक्टर रहा हूं, तमाम कांग्रेस एमपी के हमने चुनाव कराए। हमने नैनीताल में कलेक्टर थे तो उस समय चुनाव कराया। श्री नारायण दत्त तिवारी जी उस समय इलेक्शन हार गए थे। हम लोग फेयर इलेक्शन नहीं कराते तो क्या हार जाते हैं? वो भी तो कांग्रेस में थे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों को चिंता होती है, देश अगर किसी तरह मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज को, देश को डिफरेंट एक्शंस में ले जा रहे हैं, और खासकर जहां तक इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है, जब कोई भी स्पेशल रिवीजन ऑफ रोल्स आता है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब क्या है कि आपका इलेक्शन एजेंट है ही नहीं, कांग्रेस का कोई इलेक्शन एजेंट फील्ड में बचा नहीं है। इधर दूसरी पार्टी का पन्ना प्रमुख है, तो वो तो अपने सुविधा से लिखा लेता है। जब आपका इलेक्शन, आपको दिल्ली में बैठ के खाली एक 5 कमरे के अंदर राजनीति करनी है, कोई फील्ड में आपका आदमी है ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे ना साहब गड़बड़ सड़बड़ हो गई। तो ये देखिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये हो सकता है किसी के 2 नाम भी हो, 4 नाम भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हुआ है। उस प्रोसेस शुरू करने से कम क्लीनिंग अप वोटिंग लिस्ट तो होनी चाहिए। जो सही वोटर है उसी को डेमोक्रेसी में राइट मिलना चाहिए। और हम लोग सीनियर ऑफिसर्स हैं जो जुडिशरी के हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर देश के हित में कोई चीज बोलते हैं तो इसमें कांग्रेस को कौन सी तकलीफ होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कौन सी तकलीफ होनी चाहिए, ये तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है। ये तो मुझे समझता हूं कि जिस तरह का भाषा उन्होंने यूज की है तो उनको माफी मांगनी चाहिए।
अगर माफी नहीं मांगनी चाहिए तो मुझे लगता है कि जो और लोग हैं उनके खिलाफ उनके मानहानि का दावा करना चाहिए ऐसे लोगों के बोलने के लिए। और मैं अच्छा दीपक जी, दो तरह के और आरोप लग रहे हैं। एक आरोप लग रहा है कि लोगों से लिखवाया गया है, तो क्या आप लोगों से लिखवाया गया, और लिखवाया गया अगर तो उसके पीछे कोई लाभ आप लोग को मिलने वाला है, कोई पद मिलने वाला है, कोई और आपके लिए कुछ ऐलान किया गया है, सोचा गया है? दूसरा कि आप लोगों ने क्यों लिख दिया, स्वतः क्यों लिख दिया, क्या कारण था? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहना सकता हूं, टेलीविजन चैनल के माध्यम से हमको किसी ने कोई दबाव नहीं दिया लिखने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से ये आपस में ये चर्चा चली थी कि क्या इस प्रकार की बात लिखी जानी चाहिए। तो आपसी चीज में कोई ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम किसी ने ऐसी देखिए हम लोग एक संस्कृति पे 83 देशों में काम कर रहे हैं, तो जो जहां काम कर रहे हैं कोई पद प्रलोभन की विषय ही नहीं है। अब आपको तो पता है कि जो 2016 के बाद में जो मेरे साथ किया गया, जो हमारे आने वाले चीफ सेक्रेटरी थे जो कि आरोपी थे खेल घोटाले में दिल्ली में, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? राहुल भटनागर जमा थे। उन्होंने हम लोग को फंसाने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को ये कोशिश की गोमती को गढ़ में था इंजीनियर्स की प्रॉब्लम, इंजीनियर टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन वो उन्हीं के आरोपी ने दूसरे को आरोपी बनाने का प्रयास किया। और 2017 में वही आरोप पत्र जो शुरू हुआ था 2017 में, 2019 में सरकार के द्वारा समाप्त हो गया। आपको चाहिए तो मैं उसकी कॉपी भेज सकता हूँ। तो श्री खेरा साहब भी बता दे कब आरोपी है, कहाँ आरोप है, कहाँ सा आरोप पत्र है। अगर आरोप पत्र वो नहीं भेज पाए तो क्या वो माफी मांगेंगे? तो ये सब चीजें जो अधूरी जानकारी देके सनसनी फैलाने का जो सब्जेक्ट होता है, ये गलत होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब लोग जो लोग इस तरह के काम करते हैं। और सबसे अच्छा ग्रेसफुल तरीका होता है जब जिन जिन अधिकारियों में उन्होंने आरोप लगाए हैं उनको फोन करके पूछ लें, सबके मोबाइल नंबर है पास, भैया आपको क्या कहना है, आपने ये इस बारे में क्या अच्छा, ये सब कुछ जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आखिरी में आपसे यही पूछूंगा, आपको लगता है कि हाँ राहुल गांधी की सहमति से हो रहा है या फिर उनको बिना बताए ऐसा हो रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा को प्लीज करने के लिए बहुत से प्यादे जो हैं, छोटे छोटे प्यादे जो हैं, वो अपने पदों को प्राप्त करने के उस पार्टी में इसका काम करता है। मेरा अनुभव इस प्रकार का होता है। किसी भी राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष होता है, जो किसी भी दल का होता है, वो कोई भी इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान किसी से दिलाता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक सिंघल को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमने अपने मन से कुछ चीजें अगर लिखी हैं या हमारा कोई सिग्नेचर है तो उस पर अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी जरूर बात रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उनका कहना है कहने को तो उनके पास भी या इन तमाम लोगों के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन शायद कांग्रेस का जो आला कमान है या तो उससे अनभिज्ञ है या फिर उनको अनभिज्ञ रखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दीपक बोरा साहब, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर एम्बेसडर, पूर्व डिप्लोमेट। बहुत स्वागत है दीपक सर आपका। आपका धन्यवाद। दीपक सर, मेरी आवाज आप आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बहुत शानदार आ रही है सर, एक बार फिर से आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। दीपक सर, लेकिन जो इस वक्त हो रहा, जिस तरीके की राजनीति हो रही, राजनीति के तो कई आपने आयाम देखे होंगे, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं कि ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब चिट्ठी लिखने को लेकर जो विवाद था वो भाषा के गिरने तक आ गया है। कांग्रेस ने कहा कि असल में ये चिट्ठी लिखने वाले छिछोरे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला है आपसे फिर बातचीत करने का। मैं झा साहब को देख रहा हूँ, कटोच साहब को देख रहा हूँ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, बहुत इज्जत करता हूँ दोनों की। ये पत्र जो हमने लिखा है उसमें हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सर, जुलाई 1973 में मैं भारतीय विदेश सेवा में मैंने प्रवेश किया था। पहली प्रतिज्ञा हम करते हैं कि संविधान से दूर नहीं जाएंगे, जो कुछ संविधान में है हम उसका पालन करेंगे। संविधान के कई संशोधन हुए हैं, लेकिन जब संशोधन होता है तो फिर भी संविधान का हिस्सा बन जाता है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहां तो कई संविधान आए, हमारा एक ही रहा है, सर, वन कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। सो ये जो हमने कसम खाई थी, हम अपने आप से धोखा नहीं दे सकते। सर, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। माय फादर्स फैमिली इज फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान। तो मैं 10% पठान पश्तून हूँ। मेरी माँ सिख परिवार से संबंध रखती है, और दोनों धर्मों में सर झूठ नहीं हम कभी बोलते। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने ये इसीलिए फैसला किया था कि बाकी जो मेरे वरिष्ठ
मित्र हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, जो वो लिख रहे हैं, अपनी एंग्विश को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि सर बहुत से लोग, गिव मी अनदर मिनट, बहुत से लोग अफ्रीका के 3 देशों में मैं विशेष अदाकार हूँ, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि देखिए आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पे तो मिलिट्री रूल आया, भारत में क्यों नहीं आया? और मैं इसका जवाब यही देता हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत है। हमारी सिविल सर्विस, विदेश सेवा, हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारा मीडिया जो है, हमारी पुलिस सर्विस, हमारी फौज, एपॉलिटिकल, टोटली एपॉलिटिकल, नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, लेकिन बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशंस हैं। इसीलिए आज हम वहां पहुंचे हैं जहां हैं। और सारे ये देश जहां मैं काम करता हूं, अफ्रीका अक्सर मिलता हूं, वो कहते हैं आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, कभी मत बदलिएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं सर। दीपक झा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ। दीपक झा, समझ गए आप बात को जो कह रहे हैं दीपक सर, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? चिट्ठियां तो पहले भी लिखी जाती रही हैं, कभी आपके पक्ष में, कभी उनके पक्ष में, लेकिन अब चिट्ठी लिखने पर कांग्रेस बड़ी नाराज है, बड़ी हमलावर है। वो कह रही कि ये लोग हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो कि सेना में सेवा दे चुके हैं, जजेस हैं रिटायर्ड, ब्यूरोक्रेट तो नहीं है। देखिए, इनकी चिट्ठियों से तकलीफ नहीं है, लेकिन चिट्ठियां एक तरफा होती है ना। अगर 272 महानुभाव माननीय, अगर इनको राष्ट्र की इतनी चिंता थी तो मोदी जी से सवाल करते कि मोदी जी काला धन आ गया क्या? आपको राष्ट्र की इतनी चिंता है तो आपने सवाल किया नहीं किया? बोरा साहब, आपने मोदी जी को चिट्ठी लिखी कभी कि नहीं कि काला धन कब आएगा? मोदी जी से आपने लिखा कभी कि राष्ट्र का युवा सड़क पे पकोड़े तल रहा है, उसको रोजगार कब देंगे? 2 करोड़ का वादा किया था। राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र की युवा शक्ति सड़क पे बिखर रही है। आपने सवाल किया क्या? आपने सवाल नहीं किया। आपका जब स्वार्थ होता है, आप लोग अपने राष्ट्रवादी बन जाते हैं, भाजपा भक्त बन जाते हैं। खैर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने देश की सेवा किया है, लेकिन अभी न जाने कौन सी मजबूरी है कि आप भाजपा की सेवा करना चाह रहे हैं। आपने मोदी जी से कभी सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया जाता है, जब सारा राष्ट्र, सारी सेना, सारी शक्ति एक साथ खड़ी थी और कह रही थी वंदे मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान को आप नेस्तनाबूद कर दो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो? आपने सवाल किया क्या कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आपने सवाल किया क्या ट्रंप के कहने पे क्यों रोक देते हैं? आपने सवाल नहीं किया। तो देश के साथ जो 272 महानुभाव है, गद्दारी ना करें, भाजपा के दामन में जाके छिप के अपने ऊपर लगे हुए दाग ना धोएं। इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए, इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए। इनसे पूछिए जरा, विवेकानंद फाउंडेशन किसका है, कौन चलाता है? अजीत डोभाल साहब के बेटे का है। अजीत डोभाल साहब भी पूर्व आईएएस आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो इस तरह के, दूसरी बात कहूंगा, दूसरी कैटेगरी का है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए हुए लोग, जो कि ब्यूरोक्रेसी से, किसी में घोटाले का है, किसी में गोमती नदी, किसी के पास आधा किलो सोना, किसी के पास 5 फ्लैट मिले हैं। अपनी आजीवन सर्विस से करने वाले क्या 1 किलो सोना 5 फ्लैट खरीद सकते हैं? इनसे पूछिएगा। तीसरी कैटेगरी में लाऊंगा, लक्ष्मीपुरी जी की तरह लोग हैं जो कि एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी है, उनके पतिदेव आईएएस आईएफएस ऑफिसर हुआ करते थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लक्ष्मीपुरी जी और उनके जो मित्र लोग हैं, अगर सरकार से सवाल करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? और दीपक, इसका जवाब ले लेता हूं जल्दी से, काउंटर दीपक बोरा सर से अगर वो चाहे तो मैं ले लेता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ जाता हूं। दीपक बोरा सर, आपने आरोप सुन लिए भाई, बहुत सारे आरोप व्यक्तिगत हैं, लेकिन कांग्रेस का और उनके प्रवक्ता का यह कहना कि बीजेपी वालों की गोद में जाकर बैठ गए और चिट्ठियां तो एक तरफा होती हैं, इसके क्या मतलब है? तो हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं उनका जवाब देना। हम उस लेवल पे नहीं जाते हैं सर, हम मैक्रो लेवल पे जाते हैं। ये पॉलिटिशियन है, ये इनका काम है कहना। मैं आपको इतना स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि हर चीज पे चिट्ठी लिखना संभव नहीं है सर, हर रोज कोई ना कोई चीज होती है। लेकिन जब हमको लगता है, बहुत बढ़िया, अगर ये खामोश हो जाए तो मैं कुछ बोलूंगा। मैंने कुछ नहीं बहुत बढ़िया, ये बोल रहे थे सर, हर चीज पे आप खामोश करा दीजिए। अगर आप सर, इनके पास ये फॉरेन सर्विस से संबंध नहीं रखते, हमारी बहुत, हम लोग सर प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू। दीपक जी सुन लीजिए भाई, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सुनिए एक बार। हाँ ठीक है।
मैं इतना कहना चाहता था सर, जब हमको लगा कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जड़ है, जो नींव है हमारे देश की, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे ये है, चाहे वो है, उस वक्त हमने अपनी आवाज उठाई है। अब हम भ्रष्ट हैं, मैं भी भ्रष्ट हूँ, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, कुछ आरएसएस के साथ हैं। और अभी आपने जिक्र किया है हमारे माय कॉलीग फॉरेन सर्विस में जो थे हरदीप पुरी, जिनकी पत्नी श्रीमती पुरी भी फॉरेन सर्विस में थी, उतना पता लगा लीजिएगा आप, बैचमेट्स थे दोनों, एम्बेसडर थे। She was also ambassador somewhere, outstanding human being, outstanding foreign service, दोनों। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर कि इस तरह के आरोप लगाना सिंपली कि हमने लिखा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ ना करें, उसमें नाराज होने की क्या बात है सर? That's all that I wish to say. ठीक है शुभेंदु शेखर, जल्दी से कमेंट आप करिए, जो कि पॉलिटिकल आप हैं, बीजेपी की तरफ से आप जवाब देंगे। अतुल भैया, हाँ, ये कांग्रेस वाले पगला गए। मैं सीधा बोलता हूं, और उनके प्रवक्ता तो ज्यादा दीपक झा, लोगों को क्या समझ रहे हैं ये लोग, वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। और इनको याद दिलाता हूं, 1973 एंद्रे चौथे नंबर पे थे। इंदिरा गांधी जी ने उन तीनों को नहीं बनाया और एंद्रे को बनाया सीजीआई, और तीनों जजों ने रिजाइन किया। भूल गए दीपक झा, या राहुल गांधी को याद नहीं? 1975 जब राजनारायण जी ने और इंदिरा गांधी जी के ऊपर केस किया था, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, उनके घर पे आपके कांग्रेसी, आप ऐसे लोग ने फोन किया था, दीपक जी उनको फोन किया था, भैया यदि आप इस तरीके का वर्डिक्ट दोगे तो आपका जो आपकी पत्नी है वो कड़वा चौथ नहीं बना पाएंगी। तो दीपक जी हंसो, यहाँ पे सर्विस है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरी पत्नी 3 महीने पहले चली गई है, अब कोई कड़वा चौथ नहीं बनाएगी। ये है आपका अच्छा चरित्र। और एमएच बेग की तो कहानी ही बहुत अच्छी है, जो कभी जज ही नहीं रहा। 1962 से लेके एमपी रहा, फिर राज्यसभा का, फिर लोकसभा का भी चुनाव लड़ा उन्होंने, उनको बना दिया गुवाहाटी का जज, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया। ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी। और यहां पर बैठ के लोगों को गाली मत दो दीपक झा, शर्म आती है आपके ऐसे लोगों को, कांग्रेस के ऐसे लोगों को जो ये कार्टून निकालते हैं और ट्विटर पे शेयर करते हैं। और आपकी शर्म तब आएगी जब जनता आपको जवाब दे रही है। भैया आपने 61 लोगों की जगह पे जवाब ले लेता हूं शुभेंदु भाई, इसका जवाब ले लेता हूं, फिर एक ब्रेक भी लेना है। चुनाव लड़ा था दीपक झा बहुत संक्षेप में जवाब दिया। देखिए, भाजपा प्रवक्ता को मैं बहुत बुद्धिजीवी समझता था, इनके बारे में सुना था, लेकिन आज लगा कि ये मूर्खों के सरदार हैं। जो नरेंद्र मोदी जी कहते ना, ये आपने इनसे सवाल किया 272 पे, पहुंच गए 1962 पे, 1971 पे, 1955 पे, 1947 पे। अरे आप ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारा इतिहास है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपको सुनना पड़ेगा, चुप रहिए। तुम चुप रहो, ये बहुत हो गई बदतमीजी आपकी यहाँ पे, बदतमीजी तुम कर रहे हो, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बदतमीजी तुम कर रहे हो, निहायती बदतमीज हो गए आप, तुम कर रहे हो यहाँ पे। आप उम्र में बड़े हैं, आपका सभ्यता है, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के आपको बदतमीजी करना तो करिए। 272 लोगों की आपको बदतमीजी करना तो आप 272 लोगों की दलाली क्यों कर रहे हैं? आप 272 लोगों की दलाली क्यों कर रहे हैं? आप 272 लोगों की दलाली क्यों कर रहे हैं? कोई दलाली नहीं कर रहा, यहाँ पे दलाली करने बैठे 272 लोगों की। दलाली चुनाव आयोग से सवाल नहीं करते, दलाली तो तुम लोगों ने खाई है, चुनाव आयोग से सवाल नहीं करते हैं, दलाली तुम लोगों ने खाई है, दलाली करते हैं, दलाली तुम लोगों ने खाई है, में परोस देता है। आप चुप रहिए, इनको चुप रहिए, अतुल भाई इनको चुप रहिए। नहीं देखिए, मैं तो भाई दोनों से कहूंगा मर्यादित होकर करे, अच्छी नहीं लगती है बातचीत, और वो भी जब हमारे साथ कटोच साहब है, हमारे साथ दीपक झा साहब है, आप जब कह रहे हैं ये बात, हमारे साथ दीपक वोरा साहब ने पहले भी बोला, उनसे मैंने स्पेशली सवाल किया, तब भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीजों पर नहीं जाता, क्योंकि हमने देश सेवा की है, हमने सेवा भी की है उस पेशे में रहकर भी, जो कि हमें हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें मर्यादा भी पता है, तो कम से कम उनसे हमें सीखना चाहिए। दीपक वोरा साहब ने बहुत अच्छी बात की। अब जब दीपक झा आप ये कह रहे हैं कि उनको मैं चुप कराऊं, तो वो कह रहे हैं कि आपके भी कई पोल है, ये पोल खोलने वाली चीजें आ गई ना। अभी आपने सुना था हमारे साथ एक मेहमान, तो उन्होंने कहा कि अमर सिंह के जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं और या उनको कोट कर रहे हैं, तो उस जमाने में बहुत कुछ ऐसा था जो कि कांग्रेस कचोट जाएगा अगर वो खुलासा करने लगे। उनका यह भी कहना था कि लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, तो शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सर कटोच साहब, उसके बाद मैं जल्दी आपके पास आऊंगा, सैयद जवाद जी आपके पास भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
15 से 16 नवंबर 2025 को राज्य भर में भव्य 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल रहा। इस महोत्सव में पूरे राज्य में खुशी और उमंग की लहर दिखाई दी। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कटोच सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दीपक बोहरा सर ने जो बात कही है कि जो लिखा गया 272 लोगों की तरफ से चिट्ठी, उस पर विवाद और भाषा इस स्तर तक क्यों आई? आप क्या कहेंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि जानबूझकर ऐसे लोगों से लिखवाया गया है? हमने तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था, हमारे नेता राहुल गांधी तो संवैधानिक संस्था खत्म हो रही उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो सवाल किया है, एक तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, उन 272 लोगों में जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए उसमें मैं भी हूं। मैं फौज का रिटायर्ड ऑफिसर हूं और मैं डायरेक्टर हूं इंडिया फाउंडेशन का, जिसका भी उधर जिक्र किया गया है, और मेरी भी फोटो उन्होंने छाप दी। मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं डेमोक्रेसी को उस तरह से मानता हूं कि हर एक आदमी को हक है बोलने का। जो भी आप बोलना चाहें आप बोलिए, और अगर उन्होंने इस प्रकार का अपनी ट्वीट की है, मैं उससे कोई गलत नहीं मानता हूं, ठीक है, वो उनकी राय है। हर एक आदमी अपने अपने सोच विचार के मुताबिक काम करता है, और हमने भी अपने सोच विचार से काम किया है। लेकिन एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं किसी के दबाव पर काम नहीं करता हूं, ये मेरे विचार हैं। और ये एक बात अगर लोग ये समझ जाएं, ठीक है, मेरे विचार बाकी दो लोगों से अलग हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके विचार कुछ और हैं। मैं तो अपने विचारों की बात करूंगा, उनका पूरा हक है अपने विचारों की बात करने का, और वो अपना करते रहेंगे और मैं अपना प्रचार करता रहूंगा। प्रॉब्लम कभी कभी ये आ जाती है कि अगर आप कोई भी शब्द बोलो, आप लोगों को किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, आपने ये बोला तो आप ये हैं, आपने ये बोला तो आप ये हैं। अरे भाई, मैं आजाद हूं इस देश में। अगर मैंने फर्ज करो इंदिरा गांधी की जिस प्रकार से उन्होंने लीडरशिप का रोल किया था 1971 में, मैं उसकी अगर तारीफ करूं तो क्या बाकी लोग बन जाएंगे कि तुम कांग्रेसी बन गए? ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। आप अपने आप इश्यूज के ऊपर जाइए, जो इश्यू है उसके ऊपर जो भी कहना है कह दीजिए। और भारत में बहुत इश्यू है, जितनी भी मैं डिबेट्स में गया हूं, और ये काफी 15 सालों से एक ही बात में बोलता रहा हूं, कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर बातचीत नहीं होना चाहिए और विवाद नहीं होना चाहिए। और एक वो इश्यू है डिफेंस। जहां तक हम डिफेंस, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, अगर वो पब्लिक डिबेट्स में उस प्रकार से तू मैं हो जाती है, इसमें देश का नुकसान होता है। और मैं इससे हमेशा विरोध करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। कटोच साहब, राहुल गांधी सेना में आरक्षण की भी बात करते हैं, हालांकि वो अलग विषय है। मैं लौटकर अपने मुद्दे पर आता हूं, चूंकि आप जुड़े हुए हैं, आपने खुद बताया कि क्यों आपका मन दुखी होता है इस बात से, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि ठीक है, उनका अधिकार है, उन्होंने बोल दिया। क्या संवैधानिक संस्थाएं वाकई खत्म हो रही हैं, जिसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, समर्थन नहीं किया राहुल गांधी का, इस वजह से वो नाराज है? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, कटोच सर आपसे। हाँ, नहीं, देखिए, बार बार जो इंस्टीट्यूशंस है हमारी, उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। फौज ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे डिप्लोमेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा किया है। हमारी जुडिशरी भी एक बड़ा फर्म पिलर है इस देश का। गलतियां सभी से अगर हुई हैं तो कोई ये नहीं कह रहा है कि हर एक चीज परफेक्ट है, गलतियां होंगी, आगे भी होंगी। आप उस गलतियों के ऊपर विचार करिए। एक पूरे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना, ये मैं समझता हूं बहुत दुख की बात है। ठीक है, अभी मैं आपके फौज की एक बात बताता हूं। जी। जब हमारे सेना अध्यक्ष, बेशक वायुसेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, वो पब्लिक के सामने कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आप यकीन करिए वो पूरा वेरीफाइड स्टेटमेंट होता है। मैं एक फौजी ऑफिसर हूं, अगर मैं
और सीनियर अगर मिलिट्री ऑफिसर अगर मैं मीडिया के सामने जाऊं, मैं किसी पॉलिटिशियन के इशारे पे अपना स्टेटमेंट कभी नहीं दूंगा। मेरा स्टेटमेंट जो होगा वो फैक्चुअल होगा और वो वेरीफाइड हो सकता है किसी भी तरह से। अगर आप हम अपनी सेना के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हो, अपने जुडिशरी के ऊपर नहीं रख सकते हो, अपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं रख सकते हो, तो बाकी पूरे देश को भी उतना ही हक है आपके ऊपर भरोसा नहीं रखने का। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र है, यही मौलिक अधिकार है। अगर आपके हैं तो दूसरों के भी है। ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं, और ये आपका अधिकार है कि आप किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, कोई आप पर थोपेगा नहीं। आप जो आप करना चाहे आप करिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अधिकार है तो उनके अधिकार भी अधिकार है, उनको आप कमतर मत आके। कटोच सर, मैं आपको रोक रहा हूं बहुत जल्दी से। सही जवाब एक टिप्पणी आपसे, उसके बाद दीपक बोरा सर मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है सही जवाब कि आखिर ये राजनीति और कितना गिरेगी, किस स्तर तक जाएगी, भाषा कहां तक पहुंच गई है? जी, सभी को अतुल मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, मैंने बाज़ाब्ता कई न्यूज चैनल पे कहा है, जब पहली बार राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने उसी वक्त कहा था कि राहुल गांधी साहब कुछ अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं और मुझे उनकी जान की भी चिंता है। और धीरे धीरे करके कुछ अदृश्य शक्तियां जो हैं वो सामने आ रही। जिस तरीके से खुलासे करे राहुल जी ने, ये बात पूरे देश के अंदर और विश्व पटल पे भी जा रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग हो गया, बहुत सी संस्थान हो गई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली जा रही है, भारत का सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम जो है वो कैप्चर कर लिए। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भी काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे में, और कुछ लोग लालच में भी काम कर रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात हो गई, जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी पूर्व सैनिक के लोग हैं, वो सब भारत सरकार की तनख्वाह के ऊपर थे और भारत सरकार के सर्विसेज के ब्याज पे वो तनख्वाह लेते थे। वो लीडर नहीं थे। लीडर की बात जहां तक आई जाएगी तो फिर हमें बहुत से दूर निकल जाना पड़ेगा और उन बातों को भी सामने रखना पड़ेगा जो बातें पूर्व में हुई हैं। क्या ये बात सत्य नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर जब इलेक्शन के दौरान थे, शायद फरवरी और मार्च के अंदर, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे? क्या ये भूल जाना चाहिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी खुद चुनाव आयोग का कई बार विरोध कर रखा था जब वो विपक्ष के अंदर थी? क्या ये भूल जाना चाहिए कि उस वक्त की दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी इसी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े लोगों ने? क्या वो भूल जाना चाहिए? आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं? और राहुल गांधी साहब तो अब क्या चिंता है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता पक्ष के लोगों को कि धीरे धीरे ये बात पूरे देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। जैसी हरियाणा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी साहब ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी और जगह दी महाराज की, अब बिहार के अंदर भी जल खुलासा हो सकता है और ये लोगों के बीच बात गड़ रही है, धीरे धीरे पहुंच रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग देश का निष्पक्ष नहीं रह गया है, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे के अंदर आ गया है, वो लोग जो है अब मानने को तैयार तो मतलब चुनाव आयोग कभी कब्जे में रहता पहले भी रहा था कि आप ये जानते हैं, आपको पता है, सुना है आपने, इसके प्रमाण है, पहले कभी होता था भी क्या? नहीं, पहले तो हमने बहुत से टीएन सेशन साहब को भी देखा है जिस तरीके से वो कार्रवाई करते थे ऐसे। नहीं, अब आप बात सुन लीजिए पूरी। नहीं, बात ही पूरी सुन रहा हूं। आपने कहा ना टीएन सेशन को तो याद किया जाता है अपने फैसलों के लिए, वो कांग्रेस और बीजेपी की वजह से याद नहीं किए जाते हैं सर। आपका भी कार्य आपके कर्तव्य के प्रति याद रखा जाता। हाँ, जब भी तारीख उन लोगों को याद रखती है। हाँ, तारीख उन लोगों को याद कटोच साहब को क्यों लगता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कटोच साहब पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो फिर भी मर्यादित हैं। दीपक बोरा साहब ने भी सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मैं मर्यादा में रहकर बात रखूंगा। नहीं, किससे लड़ रहे हैं आप लोग? किससे लड़ रहे हैं? राहुल गांधी के लिए लड़ रहे हैं, चिंता इस बात की है, संवैधानिक संस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? सुनिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है मैं आपको और बता दूं। जैसे जैसे राहुल गांधी साहब खुलासे करते चले जाएंगे, इन अदृश्य शक्तियों के अंदर जो सम्मिलित लोग हैं, चाहे पूर्व में रहे हो चाहे अभी मौजूदा हो, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। उनको डर ये सता रहा है कि अगर राहुल गांधी साहब या विपक्षी दलों ने इनके नकाब को, बहुत से लोग तो अब बेनकाब हो चुके हैं, वो आकर के बैठते भी हैं टेलीविजन पे, खुली बैटिंग भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्व में जो है सरकारी पैसे के ऊपर और सरकार के लिए जो है वो जीवित भी रह चुके हैं, अपना काम भी करते हैं, वो हम जानते हैं, वो कोई दो राय नहीं, सभी करते हैं।
होती है, बहुत से लोगों की इच्छाएं होती हैं, उनको पर्सनली भी हम जानते हैं। जवाद साहब, आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बैलेंस जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद शुभेंदु मैं आपके पास भी आ रहा हूं, दीपक जी के पास पहले जाऊंगा। मेरा सवाल ये है, समस्या क्या है? आप ये चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस वाले चाहते हैं कि कांग्रेसी सब हो जाए पूरे देश में, ये उनकी दिक्कत है, या बीजेपी वाले हो गए, ये दिक्कत है? भाई विचारधारा किससे मिलती है, ये तो अधिकार उसका होगा ना, उस व्यक्ति का। वो कांग्रेसी हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है, वामदली हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ वो अपने मौलिक अधिकार का कुछ तो इस्तेमाल करे, या कांग्रेस और बीजेपी से पूछ के करे। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, सबको अपनी अपनी विचारधारा पे अपनी, तो अगर कोई बीजेपी वाला हो गया तो कांग्रेस को किस बात की दिक्कत है भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई पत्रकार जो है संघ वाला हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। कोई पत्रकार या कोई भी ब्यूरोक्रेट वो सरकार की चरण वंदना करने लगे, हमें क्या दिक्कत? आपके समय में होती थी मतलब, या इसके पहले कभी होती थी? ये पूछा जाता है क्योंकि आप पर भी शुभेंदु शेखर उठा देंगे सवाल। नहीं सर, अगर चरण वंदना, क्योंकि मैं सभी मेहमानों से बहुत नम्र शब्दों में ये कहना चाहूंगा, पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री को लेकर बहुत सारी बातें उठती हैं। कहा गया कि नहीं, आजकल तो उनसे पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। मुझे याद है इसके पहले भी और बहुत सारे लोग थे जो कि प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और बड़े पत्रकारों ने कांग्रेस भवन के सामने पूछा था कि आप रोटी कैसे बनाती हैं, गोल बनाती हैं नहीं बनाती हैं। भाई ये तो अलग अलग दौर में हुआ है, तब क्या वो चरण वंदना कर रहे थे? सवाल इस बात का है ना, मतलब आपके दौर में हो तो नहीं, वो बड़ी पत्रकारिता है और बड़ा नाम है, बड़ा काम है, लेकिन दूसरे के दौर में हो तो भाई क्यों ये तो चरण वंदना हो रही? नहीं, ऐसे आकलन नहीं होगा। बहरहाल दीपक बोरा साहब आऊंगा जवाद साहब आऊंगा। नहीं, अब ऐसा मत करिए सर, नहीं कि आप भी बोलेंगे। जवाद साहब को 10 सेकंड, अच्छा बोल लीजिए 10 सेकंड। देखिए, इंदिरा गांधी जी के दौर में जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी, उसको किसी ने नहीं सही कहा। जो सही नहीं है तो उसको सही नहीं कहेगा ना, जो नहीं कहा जाएगा। आलोचना हुई उस वक्त, और जो करा गया उसको भी कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया। और आपातकाल को मानने में कि इतनी बड़ी गलती थी, कई साल लग गए भाई। जवाद साहब, जिसको आप कह रहे हैं आलोचना हुई, आलोचना नहीं, उसको मानने में कि हाँ बड़ी गलती थी, इतिहास में दर्ज होगी बड़ी गलती, दाग लग गया, उसको मानने में बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को कई साल लग गए, और बहुत बार जब उन्होंने माना भी तो ऊपर वाले इनकार कर देते थे। बहरहाल दीपक बोरा साहब, जो बात जवाद साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके वजह से कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो कि अब खुलकर सामने आ रही हैं, वो चाहे 272 लोग हो या और भी कुछ लोग हो। क्या माने इनकी बात में दम है, और है तो उसके पीछे का आधार क्या है? इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जो जनरल कटोच, हु इज अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड, हाईली डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर, ऐसे जांबाज सिपाही भारत को बहुत जरूरत है इनकी। इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, मैंने कि मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता। सर, आपने सिंगापुर का नाम सुना होगा। जब वो अलग हुआ था मलेशियन फेडरेशन से, एक छोटा सा गांव था, और आज देखिए कहां पहुंच गया। उसको वहां तक ले जाने वाले एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, उनका नाम था ली कुआन यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत दोस्त थे, मित्र थे, अब वो गुजर गए हैं। सर, मैंने उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा है। एक बार मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, सुन लीजिएगा, उसके बाद जो चाहे आप कहिएगा। एक बार मैंने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर, आप पे आरोप लगता है दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। जवाब उन्होंने दिया, बेटा कहते थे, जवाब दिया, ही सेड, बेटा, आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय पेटी पॉलिटिक्स। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं सर, थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, पेटी पॉलिटिक्स मतलब क्या, किस संदर्भ में कहा था? देख रहे हैं सर, जो आप देख रहे हैं, आरोप लगाना, ये कहना, वो उसने बचपन में ये किया था, उसने बचपन में ये किया था, उसने इस पोस्टिंग में जब वो यहाँ पे ब्रिगेडियर थे ये किया था, जब वो यहाँ सिविल सर्वेंट थे ये। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? एक और कहावत है, अगर आप मेरे गुजरे हुए कल से मुझे जज करते हो तो आप होपलेसली आउट ऑफ डेट हो। सर दीपक, फिर कांग्रेस को क्यों जज करा जाता है? तो बीजेपी दलों को क्यों जज करा जाता है 70 साल से? 70 साल से जज क्यों करा जा रहा है? आज की बात करिए ना, कंप्लीट सर। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को या नेहरू जी के कार्यकाल को क्यों सब जज करा जा रहा है? उस पे आप ही सवाल, दीपक बोरा सर, आप ही सवाल खड़े करते थे। आपने सवाल खड़े करे, आपने कई न्यूज चैनल पे 70 साल का हिसाब मांगा, आप ही कहते 70 साल में ये नहीं हुआ, और अभी आप अपनी बात। दीपक जी जवाब देंगे क्या? दीपक बोरा सर, ये क्या कह रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, स्थिति बदलती है, इरादे बदलते हैं, ओपिनियन बदलती है, नियत भी बदलती है लोगों की। ठीक है, दीपक बोरा सर ने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। दीपक झा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक झा साहब, भाई पेटी पॉलिटिक्स,
अब उसमें आप सवाल खड़े करिए, आपके नेता ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और वाकई वो मुद्दा पीछे छूट रहा है, भाषा नीचे गिर रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर जो कटोच साहब ने आपसे कहा, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि इस पटल पर हम चर्चा में भी ना लाएं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं अलग अलग दौर की जिनको भूला भी जाता है। उस दौर में क्या हुआ था, अमर सिंह ने क्या किया था, किसके ऊपर घोटाला है, उससे क्या संवैधानिक संस्थाएं अब खतरे में है तो सुरक्षित हो जाएंगी क्या? ये है कांग्रेस सोच रही है। अतुल भाई, मैं ससम्मान कहूंगा, कटोच साहब का भी बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, देश का गौरव बढ़ाया हुआ है। दूसरी बात मैं कहूंगा, बोहरा साहब का भी बहुत सम्मान है, लेकिन आज क्या है, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नहीं वो चिंतित, वर्तमाने न काले न वर्तयन्ते विचक्षणा। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वर्तमान काल की बात करते हैं, भविष्य की और गर्त की बात नहीं करते। जो बोहरा साहब ने कहा कि पिटी पॉलिटिक्स, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी को कहा है, तुम कहां उन नेहरू को गाली देते हो, तुम कहां सरदार मनमोहन सिंह को गाली देते हो, तुम कहां गांधी जी को गाली देते हो, अरे वर्तमान की बात करो, वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? तो बोहरा साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया है। दूसरी बात, कटोच साहब की बात करूंगा, बहुत अच्छा ही लगा इनकी बातें सुन के कि कहीं पॉलिटिक्स में नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, राष्ट्र की बात करते हैं। हम भी कटोच साहब राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र की बात में आप भूल जाते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, कहते हैं पुलवामा देख लेना, पठानकोट देख लेना, पुरी देख लेना, उरी देख लेना, और सेना के नाम पे, शहादत के नाम पे भाजपा को वोट देना, आप भूल जाते हैं। आपको दुख नहीं हुआ, आपको कष्ट नहीं हुआ कि आपकी शहादत पे, आपकी ताकत पे, आपकी लड़ाई पे एक पार्टी का नेता आके कह रहा है कि सेना के नाम पे बीजेपी को वोट देना? मुझे तो बहुत दुख हुआ था कि सेना के सम्मान के साथ खेलने वाली बीजेपी को आप कैसे इस तरीके से कह रहे हैं। एक शब्द उस वक्त में लिखे होते तो आपका सम्मान आज मैं सर मस्तक पे लगा लेता, आपके चरणों में अपना सर काट के रख लेता था। आपने 272 लोग बहुत अच्छी चिट्ठी लिखे, लेकिन याद रखिए, इस देश में कम से कम 300 IAS IPS ब्यूरोक्रेट जज हर साल रिटायर होते हैं। इसका मतलब अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा उठाए तो 60 से 70 साल के लगभग 70 साल तक के लगभग 3 से 3,500 ब्यूरोक्रेट्स और जज हैं। उन सब ने तो चिट्ठियां नहीं लग दी, उनकी आत्मा तो नहीं जागृत हुई। अच्छा दीपक जी इसका जवाब शुभेंदु भाई देंगे, इसका जवाब कटोच साहब चाहे तो वो भी देंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा और सवाल है, बहुत जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। आपने पहले कमेंट में कहा था कि ये चिट्ठियां एक तरफा होती हैं, ऐसा है जी? तो क्या इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना में जो चिट्ठियां लिखी गई थी वो एक तरफा थी? देखिए, जब इंडिया टुडे मोदी जी को, जब नहीं थी या नहीं थी? नहीं सर, दीपक भाई मैंने पहले ही कहा था, छोटा जवाब हाँ या ना में। क्या अगर ये एक तरफा है तो इसके पहले मोदी के विरोध की चिट्ठियां भी एक तरफा थी? मोदी के विरोध में किसने चिट्ठियां लिखी? आप उनका इतिहास खोलिए, 14 से देखिए, ज्यादा पीछे मत जाइए। अच्छा 2002 से उठा लीजिए, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और तब कांग्रेस या बाकी लोग कहते थे नहीं देखिए इन लोगों ने लिखा है तो बहुत बड़ी बात लिखी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज आकर इस खिलाफत कर रहे हैं तो मतलब बड़ा खतरा है। संवैधानिक संस्थाओं पर देखिए आपने क्या हश्र कर दिया है। क्या वो एक तरफा थे? अतुल भाई, अब आप सुनिएगा। अतुल भाई, आप ये तो मानते हैं कि आज के समय में उन पत्रकारों का दौर खत्म हो चुका है जो नरेंद्र मोदी से सवाल करते थे? मैं नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि उस वक्त में भी पत्रकारों का वही दम था, वो तब भी सवाल पूछते थे, और अब तो बदल गया है, सोशल मीडिया आ गया है, यहां दबाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर छिपाएंगे, किसी और प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा। मैं नहीं मानता सर। दीपक झा साहब, भाई एक जमाना था कि चंद पत्रकार थे उनको मौका था, एक जमाना था कि चंद चैनल थे उनको मौका था, एक जमाना था कि उन्हीं चंद लोगों के जरिए अपनी बातें रखी और रखवाई जाती थी। आज तो एक आम आदमी भी, एक बच्चा भी जाकर अपनी बात पूछ सकता है, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकता है। मैं तो नहीं मानता सर। मैं अगर दीपक झा से सवाल पूछने के लिए अधिकृत हूं और पूछ रहा हूं, क्या दीपक झा ने मुझ पर कोई दबाव बना दिया? क्या दीपक झा ने मुझे कोई प्रलोभन दे दिया? नहीं, दीपक झा और मैं सहमति से यहां पर बैठे हैं, उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूं और अपने मन मुताबिक मौलिक अधिकारों के तहत जवाब दे रहे हैं, ना कि मेरे जवाब या मेरे दबाव में जवाब दे रहे हैं। मैं नहीं मानता सर, ना उन पत्रकारों की बात मानता, ना उस दौर की बात मानता। मैं कहता हूं कि आज तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, और अब भी अगर आप कहते हैं कि नहीं पहले ही पत्रकार उन्हीं को सर्टिफिकेट दो, तो वो सर्टिफिकेट रखने के लिए मैं अपना घर इस्तेमाल नहीं करूंगा। भर जाएगा भर, बीजेपी वाले देने लगेंगे, आप देने लगेंगे, बहुत सारे लोग देने लगेंगे। नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेट। बहरहाल समय की पाबंदी है।
कटोच साहब के पास जाऊं उसके पहले मैं शुभेंदु शेखर आपसे चाहूंगा। शुभेंदु शेखर, शुभेंदु शेखर नहीं, दीपक भाई समय की पाबंदी है, माफी चाहूंगा। शुभेंदु जी भाई, ये लड़ाई और कहां तक जाएगी? मैं तो स्पेशली सवाल पूछ रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस से, ये लड़ाई कहां तक जाएगी? लेटर लिखने वालों पर सिसोरा शब्द का इस्तेमाल करके आगे क्या होगा? भाजपा से सवाल करिए और ध्रुव कटोच से सवाल करिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जब सेना के नाम पे वोट मांगा था, बताइए भाई शेखर जी, इसी का जवाब दूंगा। आप मेरे नहीं, दीपक झा के सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं। सेना के नाम पर कोई वोट नहीं माना गया। जब सेनाएं का हाथ बांध के रखा था कांग्रेस ने, उसका एक माहौल था कि उस समय पर कांग्रेस सुनिए नहीं, सेना का हाथ कोई नहीं बांध सकता। शुभेंदु अधिकारी जी, ऑर्डर ही नहीं था सेना को। शुभेंदु शेखर जी, आप गलत बयानबाजी मत करिए। सेना का हाथ कोई नहीं बांधता। सेना का हाथ अगर बांधा है तो नरेंद्र मोदी जी ने बांधा है। सेना को रोका है तो जवाब सुन लो, तोड़ा है। सुनिए भाई दीपक जी, सुनिए भाई, अब अपनी बारे में सुनिए ना। अब आपके आप ही के सवाल का वो जवाब दे रहे हैं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। मोदी सरेंडर क्यों करते हैं? आप ही के सवाल का जवाब है। सुनिए भाई दीपक जी ऐसे नहीं। इनको सेना का अपमान नहीं करेंगे। शुभेंदु जी, सेना का अपमान ना करें। यहाँ पे सेना का अपमान नहीं करेंगे। बैठे हैं, वो बताएंगे कि सेना का हाथ किसी ने नहीं बांधा है। सेना का हाथ सरेंडर कर दिया है। बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए भाई। भैया सुनो, क्या हुआ कि लगातार 61 चुनाव पे लड़ते हुए राहुल गांधी गाली देते हुए जब 61 सीटों में 6 सीट पे आ गए, तो ये सीटों को छोड़िए ना, आप सीट कांग्रेस 240 पे आ गए। आपका अहंकार बोल रहा है, आप अहंकारी। हम तो हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। मतलब है कि आपसे जो सवाल करेगा आप उसको कुछ समझेंगे नहीं। देश की जनता, देश के लोग जिनके पास सीटें नहीं है, जो संसद में नहीं है, वो सड़क पे आपसे सवाल नहीं कर सकते। गाली आप मोदी जी को दोगे उतना ही नीचे चले जाओगे। अरे भैया, मोदी जी से सवाल पूछना गाली कब से हो गया? बारह बार मोदी जी से सवाल पूछना गाली हो गया। ये आप दोहरा चरित्र लाते क्या भैया? जनता देख रही है। जनता ने देश की सरकार को चुना, देश की जनता ने देश के विपक्ष को चुना, और विपक्ष अगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता है तो गाली कैसे हो जाती है? कैसे शब्द लिहाज है आपको? मैंने बोला ना, कैसे तो गाली कैसे हो जाती है? नरेंद्र मोदी जी से अगर पूछेंगे वोट चोरी क्यों करवा रहे हैं ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जज को बाहर क्यों कर दिया चुनाव आयोग की प्रक्रिया में, तो आप गाली समझेंगे? जवाब समझ में आया था। देशद्रोह गाली से बचिए और बाहर निकलिए, जिम्मेदारी उठाइए, वर्तमान की बात करिए। नेहरू और गांधी को गाली देना बंद करिए। दिन में जितनी बार नरेंद्र मोदी जी अमित शाह बीजेपी के लोग नेहरू गांधी को गाली देते हैं, उतना काम कर लिए होते। अच्छा, अब आप दोनों से गुजारिश करूंगा, दोनों लोग शांत हो जाए, बहुत कम समय मेरे पास रह गया है। कटोच साहब, फाइनल सवाल और फाइनल जवाब आपसे। अगर कोई नेता, कोई पार्टी बड़े अच्छे मन से, भले मन से चाहती है कि संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहे, तो क्या वाकई संवैधानिक सुरक्षाओं पर इस वक्त कोई खतरा है जिसकी चिंता कोई पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर रही है? देखिए, हर एक पार्टी को चिंता करना मेरे अपने सोच विचार से उनका हक है। जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूत है। ये मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, जितने भी है। और मैंने देखिए, अब आप फौज की बात करें, जुडिशरी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, कोई भी बात करें, इंस्टीट्यूशन जो है ये बहुत मजबूत है। और ये 1947 से मजबूती आ रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज आए, कई गए, इंस्टीट्यूशन हमारे मजबूत रहे, और ये मैं समझता हूं ये भारत की सबसे बड़ी वो है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया फाउंडेशन और मुझके ऊपर कई सवाल पूछे जाते हैं। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, आप इंडिया फाउंडेशन के वेबसाइट में जाइए और हजारों वर्ड्स, लाखों के वर्ड्स अभी तक हमने लिखे हैं कई विषयों पर। एक भी विषय जो है वहां पर पॉलिटिकल विषय नहीं है। एक भी शब्द वहां पर नहीं है जो कहता है कि इस पार्टी के ऊपर बात करो या मत करो। हर एक विषय जो है वो ऑन द पॉइंट इश्यूज के ऊपर है। बेशक फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, कल्चर के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेटेड नहीं है। और इसलिए मैं वहां पर काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। आखिरी बात, जहां तक वो सवाल मुझसे पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आपने कुछ बोला, जब उन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए कि उनकी वजह से जीत हुई और हमको वोट दो। मैंने ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी से आज तक कभी नहीं सुना है कि जीत के कारण उनको वोट दो। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल एक चीज मैं बताना चाहता हूं। अगले महीने
जो 1971 में हमारी जीत हुई थी दिसंबर में, वो मनाई जाएगी, वो मैं मनाऊंगा। मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन था उधर पॉलिटिकल पार्टीज। जब कारगिल की जीत होगी मैं मनाऊंगा, जब हमारी जीत होती है, भारत की जीत होती है, मैं मनाऊंगा, बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उधर हो। बड़े विनम्रता से दीपक झा साहब जो है, हाँ, एक बार अटल जी, इंडिया फाउंडेशन जो है 1971 के दौरान पे, जब से मैं उधर आया हूं, हम प्रोग्राम्स रखते हैं 1971 की, किस प्रकार से विजय पाई और इतनी शानदार विजय पाई। ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, ये हमारे देश के इश्यूज हैं और हम इसको करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं दीपक झा साहब और बाकी जितने भी हैं, आपका पूरा हक है हमसे गाली देने का, हमको जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं सर, लेकिन उस पर तो कटोच सर सवाल खड़े होंगे ना कि दीपक झा पार्टी के प्रवक्ता, वो आपका सम्मान करेंगे और उनकी पार्टी के लोग या मीडिया सेल ये कहेगा कि नहीं आप क्या हैं, जिस शब्द का आपके लिए इस्तेमाल किया गया है बाकी 272 लोगों के लिए। भाई बहुत अच्छी बात दीपक बोहरा साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कटोच साहब ने कही कि राजनीति में आपको विरोध करने का हक है और किसी भी विचारधारा से जुड़ने का किसी और को हक है। आप उसको अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते। किसी ने चिट्ठी लिखी है तो उसको छिछोरा बताकर उसका अपमान नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार और संविधान मानने वाली कांग्रेस, जिसको लेकर संविधान की कॉपी बार बार खुद राहुल गांधी कहते हैं, उस संविधान में उसका भी अधिकार उतना ही बड़ा अधिकार है दीपक भाई, जितना किसी और का, वो चाहे बीजेपी वाले का हो या कांग्रेस वाले को या किसी और का। तो आपका अधिकार संविधान के तहत और दूसरे का अधिकार वो छिछोरापन हो जाए, ऐसे कैसे? ये कौन सा मापदंड है, इसको तय करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा सर आपका, कटोच सर आपका, दीपक झा साहब आपका, शुभेंदु जी आपका और जवाद साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से राजनीति का स्तर और भाषा कहां तक चली गई है, सवाल इस पर होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन कम से कम जो दिवंगत हो चुके हैं उनका नाम लेते हुए आप अपने दौर की कुछ चीजों को भूलना चाहेंगे और दूसरों का याद दिलाएंगे तो बात आप तक भी जा सकती है। नमस्कार।